नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कलम से अमर हुआ उनका प्रसिद्ध उपन्यास गबन। गबन उपन्यास को हमने 14 भागों में देख लिया। आज हम देखेंगे इसका 15वां भाग। और यह उपन्यास जो कि एक पति पत्नी की कहानी से शुरू हुआ, गहनों से लेकर शुरू हुआ उपन्यास, अब एक राजनीतिक और देशभक्ति की ओर मुड़ने वाला उपन्यास हो गया है। यह एक यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है। यह उपन्यास एक रमानाथ नामक युवक के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि इलाहाबाद का रहने वाला था। उसकी शादी जालपा नामक एक युवती से होती है, जो कि अपने माँ बाप की अकेली संतान होती है और गहनों से विशेष लगाव रखती है। शादी में चंद्रहार न जाने से दुखी जालपा जब ससुराल आती है, तो ससुराल में भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। पति के द्वारा ही उसके गहने चोरी कर लिए जाते। पति भी मजबूरी में ऐसा करता है। वह सीधे पत्नी से गहने नहीं मांगता, क्योंकि उसने अपनी मध्यम वर्गीय अवस्था को पत्नी से ना बताकर बहुत ही झूठी और बड़ी बड़ी बातें पत्नी को बताई थी, जिससे वह गहने मांगने में शर्म करता था। रमा का यही हाल था। उसने अपनी सभी मित्रों में, सभी जगह जहाँ जहाँ उसका परिचय था, उसने अपने बारे में बहुत ही झूठी बातें बताई थी, जिससे गहनों की चोरी होने से रमा अपनी पत्नी का दुख देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने 30 रुपए की एक नौकरी तलाश की, पर वहाँ भी उसका बड़बोलापन हावी रहा। पत्नी से उसने 50 रुपये मासिक वेतन बताया, और वह जब से पैसे मिलने लगे, ऊपरी आमदनी भी हो जाती है और उनके खर्चे बढ़ते ही गए। उसने सुनार से उधार लेकर गहने बनवा दिए। सुनार को साल भर तक कोई भी पैसा ना दिया, ना ही किसी प्रकार की बचत की। अपने पैसे वह दिन प्रतिदिन घूमने फिरने, खाने पीने में, सैर सपाटे में खर्चा करता रहता था। उसने गहने तो बनवाए, पर सुनार का जब तगादा होता तो उनको टालता रहता, वो पैसे ना देता। एक रमा के साथ घूमते घूमते रतन नामक एक जालपा की सहेली बन जाती है। वह बहुत ही उनकी घनिष्ठ मित्र होती है। वह शहर के बड़े नामी वकील की पत्नी होती है। पैसों की कोई कमी नहीं होती है। रमा के घर भी आना जाना उनका शुरू हो जाता है। जालपा के कंगन देख वह रमा को भी वैसे ही कंगन बनवाने के लिए पैसे देती है। यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। रमा वह पैसे सुनार को देता है, तो सुनार पहले के पैसे में काट लेता है। रमा को वह कंगन नहीं देता। इधर जालपा जब काफ़ी समय बीतता है तो कहती है कि रतन के कंगन दे दो। रतन भी बार बार अपने कंगन मांगती है, पर रमा लाख कोशिश के बाद भी कंगन नहीं ला पाता। उसके पास स्वयं से उतने पैसे नहीं थे। अंत में मजबूर होकर उसको अपने कार्यालय में ही गबन करना पड़ता है। जितने भी उसके रुपए थे, 800 रुपये, वह कार्यालय में से उठा लाया। पत्नी को बता दिया कि जालपा के पैसे हैं। जालपा पत्नी को बताया कि ये रतन के पैसे हैं। रतन भी गुस्से में आई और अपने पैसे मांगने लगी, तो जालपा ने वे सारे पैसे उठा के दे दिए, जबकि जालपा के 600 रुपये बनते थे और थैले में 800 थे। रमा पैसे देने के मत से नहीं लाया था। वो तो ये सोच रहा था कि रतन को दिखा दूंगा कि मेरे पास पैसे हैं, बस सुनार कंगन नहीं दे रहा। पर यहाँ दांव उल्टा पड़ गया। रमा को काटो तो खून नहीं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उसने सुना कि जालपा ने पैसे रतन को दे दिए। उसने सवेरे ही नौकर भेजकर रतन से पैसे मंगवाए, तो रतन ने भी गुस्से में उसके ज़्यादा पैसे तो वापस कर दिए, पर अपने 600 रुपये काट लिए। अब रमा के साथ बड़ी विपत्ति थी। रमा को गिरफ्तार होने और पुलिस का बहुत डर था। वह अब क्या करता। उसने अपने ऑफिस के बड़े बाबू रमेश, जो कि उसके मित्र भी थे, उनसे पैसे मांगे, पर रमेश बाबू ने साफ मना कर दिया और कहा कि अपने पिता से कहो। पिता और पत्नी से मारे संकोच के रमानाथ ने पैसे नहीं मांगे। उसने घर से भाग जाने का निर्णय किया और पुलिस के डर से, गिरफ्तार होने और जग हंसाई के डर से वह भाग गया। भागकर वह कलकत्ते चला गया। इधर जैसे ही पत्नी जालपा को पता चला कि रमा के ऊपर कुछ सरकारी पैसे हैं, उसने तुरंत ही अपने गहने बेच दिए। एक आदर्श पत्नी की भांति वह तुरंत गई और उसके सारे कर्जे उतार दिए। रमा को इस बात का भय कलकत्ते में भी रहता था कि कहीं कोई उसको देख न ले, और इधर प्रयागराज में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वह गाड़ी पर ही देवी दीन नामक एक खटिक का मित्र बन गया। देवी दीन के ही घर वह कलकत्ते में 6 महीने तक मेहमान रहा। रात में ही वह जाता था। इधर जालपा और रतन ने मिलकर रमा को खोजने के लिए शतरंज का नक्शा पेपर में छपवाया। वह नक्शा रमानाथ तक पहुंचा भी। रमा ने उसको हल भी किया और प्रयागराज से इनाम भी गया। इस माध्यम से जालपा को पता चल गया कि रमानाथ प्रयागराज में नहीं, कलकत्ते में है। कलकत्ते में, और इधर
रमा एक दिन शाम को सिनेमा निकला। धीरे धीरे उसका डर कम हो रहा था। उसने एक चाय की दुकान भी खोल ली थी नाम के पैसे से। रात में अब वो सैर सपाटे भी जाने लगा था। एक दिन रास्ते में वो घर से निकला ही था कि कुछ पुलिस वाले आते दिखाई दिए। रमा को अब इतना डर लगा कि उसको लगा कि वह पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करने आ रहे हैं और उनको पता चल गया है। रमा इतना डरा कि पुलिस वालों को शक हो गया और सुबह में उसको गिरफ्तार कर लिया। रमा को ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाया। उसने सारी बात पुलिस को बता दी। पुलिस ने प्रयागराज फ़ोन करवाया तो पता चला कि कोई भी मुकदमा कहीं भी नहीं चल रहा। इस तरह से रमेश बाबू को भी पता चल गया कि रमानाथ कलकत्ते में हैं। वह रमा के घर आए और उनके पिताजी को बताया। पिताजी बहुत ही बीमार थे और इधर जालपा को पहले से ही पता चल गया था कि रमानाथ कलकत्ते में हैं। अब जालपा कलकत्ते के लिए रवाना होती है। रतन उसको छोड़ने आती है। रतन के ऊपर भी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। वकील साहब का निधन हो गया। वकील साहब का भतीजा मणिभूषण, जो कि दूर का रिश्तेदार था, वह वकील साहब के क्रियाकर्म में आया और वह वकील साहब के पैसे और उनकी जायदाद पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे। यह बात रतन को भी थोड़ा थोड़ा मालूम हो रही थी। उसने सारे पुराने नौकर निकाल दिए, नए नौकर रख दिए। जो भी रतन के वफादार नौकर थे, उन्होंने किसी न किसी बहाने से मणिभूषण ने सारे नौकर निकाल दिए। इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे रतन की विदा करने के बाद जालपा पहुंचती है प्रयागराज से कलकत्ते। कलकत्ते में वह देवी दीन के ही घर पहुंचती है, क्योंकि कार्यालय से, अखबार के कार्यालय से देवी दीन के घर का ही पता लिखा गया था। देवी दीन और देवी दीन की पत्नी जालपा को अपनी बहू की तरह मानती। वहां जाकर जालपा को पता चलता है कि रमानाथ सरकारी गवाह बन गए हैं। उनको एक झूठे मुकदमे में शहादत देनी थी। रमा के बारे में यह बात सुन जालपा को बड़ा दुख हुआ। पुलिस ने झूठे वादे कर रमानाथ से बयान दिलवा दिए। जालपा ने यह निश्चय किया कि वह किसी भी तरह हो रमा को झूठी गवाही नहीं देने देगी। इसके लिए उसने देवी दीन के साथ मिलकर रमा तक एक पत्र पहुंचाया। रमा को जब यह मालूम हो गया कि उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है और पुलिस उसको झूठे चकमे में फंसाकर गवाही दिला रही, तो उसने बयान देने से मना कर दिया। पर उसकी गवाही हो चुकी थी और पुलिस उसको ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं थी। इधर वह एक बार रतन की सहेली जालपा से मिल भी चुका था। वह घर भी आया देवी दीन के। रात में वह अपने ऑफिस से होते हुए जहां उसको ठहराया गया था बंगले में, वहां पहुंच गया। इसके आगे हम देखते हैं कि अब क्या होता है। रतन पत्रों में तो जालपा को ढांढस देती थी, पर अपने विषय में कुछ नहीं लिखती, क्योंकि जालपा आप ही व्यथित थी। उसे अपनी व्यथाओं की कथा वह क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपए की कभी कोई हैसियत नहीं समझी, इसी एक महीने में वह रोटी की मोहताज हो गई। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी न हो, पर उसे किसी बात का अभाव न था। मरियल घोड़े पर सवार होकर यात्रा पूरी हो सकती है, अगर सड़क अच्छी हो, नौकर चाकर, रुपए पैसे, भोजन आदि की सामग्री साथ हो, घोड़ा भी तेज हो, तो पूछना है क्या। रतन की दशा उस सवार की थी। उसी सवार की भांति वह मंद गति से अपनी जीवन पर यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुलझुलाती होगी। दूसरे घोड़ों को उड़े जाते देख उसे भी इच्छा होती होगी कि मैं भी इस तरह उड़ती, लेकिन वे दुखी न थी, अपने नसीब को न रोती थी। वह उस गाय की तरह थी जो एक पतली सी पगहिया के बंधन में पड़कर अपनी नांद के भूसे खली में मगन रहती है। सामने हरे हरे मैदान हैं, उसमें सुगंधमय घासें भी लहरा रही हैं, पर वह पगहिया तुड़ाकर कभी उधर नहीं जाती। उसके लिए वह पगहिया और लोहे की जंजीर में कोई अंतर नहीं। यौवन को प्रेम की इतनी क्षुधा नहीं होती जितनी आत्म प्रदर्शन की। प्रेम की क्षुधा पीछे आती। रतन को आत्म प्रदर्शन के सभी उपाय मिले। उसकी युवती आत्मा अपने श्रृंगार और प्रदर्शन में मग्न थी। हंसी विनोद, सैर सपाटा, खाना पीना, यही उसका जीवन था, जैसे प्रायः सभी मनुष्यों का होता है। इससे गहरे जल में जाने की उससे न इच्छा थी न प्रयोजन। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यथाओं को शांत करती है। उसके पास अपने दुखों को भुलाने के लिए कितने ही ढंग हैं, सिनेमा, थिएटर, देश भ्रमण, ताश, पालतू जानवर, संगीत, लेकिन विपन्नता भुलाने का मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं, सिवाय इसके कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त हो आत्महत्या कर ले। रतन की तकदीर ने पलटा खाया। सुख का स्वप्न भंग हो गया। विपन्नता का कंकाल अब उसे खड़ा घूर रहा था, और यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती।
उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। वह पथ्य और विचार की सीमा के बाहर कभी ना जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामखा उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उस वक्त आया जब वह मरणासन्न हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते ही इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देहावसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसने किसी बात की सुध बुध नहीं ली। यही अवसर था जब विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए थे। इस भांति सतर्क रहना चाहिए था मानो दुश्मनों ने उसको घेर रखा हो, पर उसने सब कुछ मणिभूषण पर छोड़ दिया और मणिभूषण ने धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरल रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास तक न हुआ। फंदा जब खूब कस गया तो उसने एक दिन आकर कहा, आज बंगला खाली करना होगा, मैंने इसे बेच दिया है। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं अभी बंगला ना बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका और त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे जिक्र किया था और आपने हामी भरी थी। जब मैंने बेच दिया तो आप यह स्वांग खड़ा करती हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपको यहाँ न रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ। अपनी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल मर्यादा की रक्षा के लिए मैं आपको साथ ले जाऊंगा। रतन ने होंठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण ने वज्र सा मारा, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं, वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। रतन ने विस्मित होकर कहा, तुम कुछ भांग तो नहीं खा कर आए हो? मणिभूषण ने कठोर स्वर में कहा, मैं इतनी भांग नहीं खाता कि वे सिर पैर की बातें करूं। आपने लंबूक तो पढ़ी लिखी है, एक बड़े वकील की धर्मपत्नी है, कानून की बहुत सी बातें जानती होंगी। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलगोजा नहीं हुआ। चाचा जी यहाँ आए थे, हम लोग इंदौर में थे, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमने अलगोजा किया है। अगर चाचा अपनी संपत्ति आपको देते तो कोई वसीयत अवश्य लिख जाते, और यद्यपि वसीयत कानून के अनुसार कोई चीज़ न होती, पर हम उसका सम्मान करते। उनका कोई वसीयत न करना साबित करता है कि वह कानून के साधारण व्यवहार में बाधा न डालना चाहते थे। आज आपको बंगला खाली करना होगा, मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो मेरे साथ चलें या यहाँ रहें। यहाँ रहने के लिए आपको 10-11 रुपए का मकान काफ़ी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। रतन ने कोई जवाब न दिया। कुछ देर वह हतबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती फिरी। पंडित जी के कितने ही वकील मित्र थे, सभी ने उसका वृत्तांत सुन खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत न लिख जाने पर हैरत कर रहे थे। अब उसके लिए एक ही उपाय था, वह यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके पति में अलगोजा हो गया था। अगर यह सिद्ध हो गया तो रतन उस संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी, और यह सिद्ध करना बहुत आसान था। अगर वह सिद्ध न कर सकी तो उसके लिए कोई चारा न था। अभागिनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया कि मेरा कुछ नहीं है, उसे लेने के लिए मैं झूठ का आश्रय नहीं लूंगी, किसी भी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ और इतनी नगण्य है? क्यों? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। वह इतने दिनों अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल। पति के जीवन में लोग उसका मुंह ताकते थे, वही आज उसके भाग्य विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असह्य था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इसमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने एक क्षण के लिए भी ख्याल न किया था कि एक दिन जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह कर ही नहीं सकती थी। इससे जायदाद के रखने, खरीदने और संवारने और सजने में उसे वही आनंद आता था जो माता पिता अपनी संतान को फलने फूलने में देखकर करती है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था, वही ममता थी। पर पति की आंखें बंद होती उसके पाले और
गोद के खिलाए बालक भी उसके से छीन लिए गए। उस पर उनका कोई हक नहीं था। अगर वह जानती कि एक दिन यह कठिन समस्या उसके सामने आएगी तो चाहे वह रुपये को लुटा देती या दान कर देती, पर संपत्ति की कील अपनी छाती पर न गाड़ती। पंडित जी की ऐसी कौन सी बहुत बड़ी आमदनी थी? क्या वह गर्मियों में शिमले न जा सकती? क्या 2-4 और नौकर न रखे जा सकते थे? अगर वह गहने ही बनवाती तो एक एक मकान के मूल्य का एक एक गहना बनवा सकती थी। पर उसने इन बातों को कभी उचित सीमा से आगे न बढ़ने दिया। केवल यही स्वप्न देखने के लिए, यही, इसके सिवा और था ही क्या? जो कल उसका था उसकी और आज आंखें उठाकर भी वह नहीं देख सकती। कितना महंगा था वह स्वप्न। हाँ, अब वह अनाथिनी थी। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज उसे खुद भीख मांगनी पड़ेगी और कोई आश्रय नहीं। पहले भी वह अनाथिनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। अब उसका वह सहारा भी गया। सहसा विचारों ने पलटा खाया। मैं क्यों अपने को अनाथिनी समझूं? क्यों मैं दूसरे के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती? क्या मैं कपड़ा नहीं सी सकती? क्या दूसरी छोटी मोटी दुकान नहीं कर सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही ना होगा कि लोग हंसेंगे मुझ पर मुझे उस हंसी की क्या परवाह। पर मेरी हंसी नहीं है, अपने समाज की हंसी। शाम को द्वार पर कई ठेले वाले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी आप जो जो कहें लदवा कर भिजवा दूं। मैंने एक मकान ठीक कर लिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं हुआ मैं अपने हाथ से छू नहीं सकती। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, आप यह कैसे कह सकती हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं? आपको मकान देख ले, 15 रुपये किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट ना होगा। जो चीज़ें आप कहें मैं वहाँ पहुँचा दूँ। रतन ने व्यंग्यमय आंखों से देखकर कहा, तुमने 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ ठीक किया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूँगी? मेरे लिए कोठरी काफ़ी है जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए जमीन है, दया का बोझ मेरे सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मणिभूषण ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? उसे कहिए तो। रतन ने उत्तेजित होकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ न ले जाऊंगी। जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसे किसी गैर आदमी की चीज़। जब मैं दया की भिखारिनी ना बनूंगी तो इन चीज़ों का अधिकारी क्यों बनूं? ले जाओ, मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज़ न ज़बरदस्ती ली जा सकती है न ज़बरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह कर रही हैं। मैं भी उसी तरह मजदूरी करूंगी। अगर ना कर सकी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट ना पाल सके उसे जीते रहने का, दूसरों पर बोझ बनने का कोई हक नहीं। यह कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा हो तो बंगला अभी न बेचूं। रतन ने उसकी आंखों को देखा और तमतमाया हुआ उसका चेहरा था। आंसुओं के उमड़ते वेग को रोक कर बोली, मैंने कह दिया, इस घर की किसी चीज़ से मेरा कोई नाता नहीं। मैं किराए की लौंडी थी। लौंडी का घर से क्या संबंध है? ना जाने किस पापी ने यह कानून बनाया था। अगर ईश्वर कहीं है और उसके यहाँ कोई न्याय होता है तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें न थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा न आई? अगर मेरी ज़बान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में मैं अपनी आवाज़ पहुँचा सकती तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना। अगर करना तो जब तक घर न बना लेना तो उन चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उसका घर तुम्हारा माना जाएगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई लड़का नहीं छोड़ा तो तुम अकेले रहो। परिवार में एक ही बात है, तुम अपमान और मजदूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो वह अकेली रहकर तुम भोगो। परिवार में रहकर तुम्हें उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की सैया है। तुम्हारा पार लगाने वाला कोई नहीं, तुम्हें केवल निगल जाने वाला है। संध्या हो गई। गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने वाली आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चलती जा रही थी। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका। कई ने अपनी मोटर रोक ली और उसे बैठने को कहा, पर रतन ने उनकी सहृदयता को इस समय बाण के समान घातक समझा। वह तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर चली जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ। इधर ठीक 10 बजे जालपा और देवी दिन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदे में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर की गैलरी में जा बैठी। देवी दिन बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब
के तरफ से एक अहल मत था। दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुस्लिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी ने हाथ में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनी। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा थे। दो पंजे लड़ा रहे थे, दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक का कोई चिन्ह नहीं था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर एक दो पुलिस वालों की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागता हुआ आया। किसी ने समाचार पत्र को मोड़ के जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए। जालपा भी संभल कर बारज्जे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते हुए डर रहा था। उसके चेहरे का रंग उजड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ था। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा हो और भागने की कोई राह नहीं। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय होने जा रहा। रमा का बयान शुरू हुआ। पहले ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी तैरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया। चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी कुर्सी पर टिक गई, मगर दिल न माना। जंगले पर झुककर उधर कान लगा दिए जिधर पुलिस की शहादत हो रही थी। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वह देवी दिन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अभी रमा की आंखें ऊपर उठ जाए, लेकिन रमा का सिर और झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हुआ। उसका स्वर कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने जो जालपा के साथ बैठी हुई थी नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दूं। ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों की गली पर छुरी चलाने से भी नहीं संकोच करते। जालपा ने जब कोई जवाब न दिया तो दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाई हुई थी, निराश भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगी। गवर्नरी तो लाला को कहीं नहीं मिली जाती, अधिक से अधिक क्लर्क हो जाएंगी। उसी को पाने के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मरबुखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने एरक वाली महिला से मुस्कुराकर कहा, आदमी फैशनेबल है, पढ़ा लिखा मालूम होता है। भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक काट लूं, बस नकटा बनाकर छोड़ दूं। और जानती हो मैं क्या करूं? नहीं, शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारूं, सारे बाजार में खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए, उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी। उसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस वालों ने उसे धमकाया जरूर होगा। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर कर निकल रहा है। ऐनक वाली महिला ने व्यंग्य किया, जब अपना पाँव में कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा वहां और न ठहर सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह है उसके दिल पर फफोले डाले दे रही थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवाज़ को पूरे बल से दबाए हुई थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। वह क्यों इस वक्त सारा वृत्तांत नहीं कह दे रही है? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत का ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को मालूम तो हो जाएगा कि यह सारी झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसने वहां से उठकर चले जाने में ही अपनी कुशल समझी। देवी दीन उसे उतरता देख बरामदे में चला गया और दया से सने स्वर में बोला, क्या घर चलती है बहू जी?
जालपा ने आंसुओं के वेग को रोककर कहा, हाँ, अब यहाँ और ठहरना उचित नहीं। हाथे के बाहर आते निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने की इरादे से कहा, पुलिस जिसे एक बार बूटी सुंघा देती है उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब और तो अपील न होगी? कहीं कैदियों का यही फैसला हो जाएगा? देवी ने इस प्रश्न का आशय समझकर बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई, बोली, दादा, मेरा जी चाहता है कि जज साहब से मिलकर सब हाल कह सुनाओ, शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाओ, मैं सबूत दे दूंगी तो मानेंगे। देवी ने आंखें गाड़ कर कहा, जज साहब से? जालपा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ। देवी ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी, हाकिम का वास्तव में न जाने चित्त पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? वह तो कह सकता है। तो आज चलूं, मैं उनसे मिलूं? मिल तो लेता हूँ, चलो। दरियार्थ करेंगे, लेकिन मामला जोखिम का है। क्या जोखिम है बताओ? कहीं भैया पर झूठी गवाही का इल्जाम न लगाकर सजा हो जाए। तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवी दी ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी बात का है। जालपा ने उद्यत भाव से पूछा, वह क्या है? पुलिस वाले बड़ा कायर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तमदीह करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमे में चूं करते रहते हैं, कहीं कि हमारे ऊपर ही बगावत का इल्जाम न लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कह सुनाएंगे। फिर तो यही होगा ना कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा ना कि कलाई खुलने न पावे। कौन जाने तुम्हें गिरफ्तार कर लें। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कलाई खुलने पर उतर हो जाती है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों मंजिल चलकर आई है। उसका सारा सा उत्साह बर्फ के समान पिघल गया। कुछ आगे चलकर उसने देवी दीन से पूछा, अब उनसे मुलाकात न हो सकी? देवी दीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे उस बंगले को छोड़ ही दिया गया हो, और अब उनसे मुलाकात भी होना मुश्किल है। अब किसी तरह अपना बयान वो नहीं बदल सकते, दरोगा हलगी में फंस जाएंगे। कुछ और दूर चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी? देवी दिन ने करुणा भरी हुई आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल पल जीना लगेगा। बुढ़िया रो रो कर प्राण दे देगी। अभी यहीं रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतने कच्चे दिल का आदमी न समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में भी सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो रुपया भी कोई तलब करे तो भी न करूं। अपना रोजगार और अपने पैसों की बात ही दूसरी होती है। इससे आदमी कभी थकता नहीं। नौकरी में जहाँ 5-6 घंटे में थकावट होती है और देह टूटने लगती, जमुहाइयाँ आने लगती हैं, अपने पैसे और अपने बिजनेस की बात ही दूसरी। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अभी अपनी हार के लिए तैयार नहीं था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। उसको उस अभिनय में खेलने में भी मजा आ रहा था। वह अपने पार्ट को खेलने के लिए विवश थी। एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी। उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों से एक सागर उमड़ रहा था। वह उसे कह देना चाहती थी कि उसे रमा पर जरा सी दया नहीं है, उसे रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं होती। वह उसे कहना चाहती थी कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव तुम्हें मुबारक। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है। तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे, जिसने धन और पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच दी। मैं उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु हो, और पशु से भी कायर हो। जालपा का मुखमंडल तेजोमय हो गया। गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद ये समझती होंगी कि जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी, फूल ही न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है। तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो,
मेरी आंखों में तुम हत्यारे हो, पूरे हत्यारे, जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई। मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हो। ओह, तुम इतने धन लोलुप, इतनी लोभी। जालपा अपने पालन और अपनी रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन संतप्त भावनाओं में डूबी जालपा घर पहुंची। 1 महीना गुजर गया। जालपा कई दिन तक बहुत विकल रही। कई बार उन्माद सा हुआ। सारा वृत्तांत अभी किसी पत्र में छपवा दूं, सारी कलई खोल दूं, सारे हवाई किले ढहा दूं, पर यह उद्योग शांत हो गया। आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई कोई शक्ति उसकी जबान बंद कर देती। रमा को उसने हृदय से निकाल दिया। उसके प्रति अब उसे क्रोध न था, न द्वेष था, दया भी न थी, केवल उदासीनता थी। उसके मर जाने की सूचना पाकर वह शायद इतना न रोती। हाँ, उसे ईश्वरीय विधान की एक लीला, एक माया का निर्मम हास्य समझ लेती। प्रणय का वह बंधन जो उसके गले में 2-2.5 साल पहले पड़ा था, वह टूट चुका था। बस उसका निशान बाकी था। रमा को इस बीच में उसने कई बार मोटर पर अपने घर के सामने से जाते देखा। उसकी आंखें किसी चीज को खोजती हुई मालूम होती थी। उन आंखों में कुछ लज्जा थी, कुछ क्षमा याचना, पर जालपा ने कभी उसकी तरफ आंख न उठाई। वह शायद इस वक्त आकर उसके पैर भी पकड़ता तो वह उसकी ओर न ताकती। रमा की इस घृणित कायरता और महान स्वार्थपरता ने जालपा के हृदय को मानो चीर डाला। फिर उसे प्रणय का बंधन और निशान अभी भी बना मालूम होता। रमा की वह प्रेम विह्वल मूर्ति, जिसे देखकर वह गदगद हो जाती थी, कभी कभी उसके हृदय में छाए हुए अंधेरे में क्षीण मलिन निरानंद ज्योत्सना की भांति प्रवेश करती, और एक क्षण के लिए वह स्मृतियां विलाप कर उठती। फिर उसी अंधकार में नीरवता का पर्दा पड़ जाता। उसके लिए भविष्य की मृदु स्मृतियां न थी, केवल कठोर निरस वर्तमान विकराल रूप धारण किए हुए खड़ा था। वह जालपा जो अपने घर बात बात पर मान किया करती थी, अब सेवा और त्याग और सहिष्णुता की मूर्ति हो गई। जग्गो मना करती रहती, वह मुंह अंधेरे सारे घर में झाड़ू लगा आती, चौका बर्तन कर डालती, आटा गूंद कर रख देती, चूल्हा जला देती। तब बुढ़िया का काम केवल रोटियां सेकना था। छूत विचार को भी उसने ताक पर रख दिया था। बुढ़िया उसे ठेल ठाल कर रसोई में ले जाती और कुछ न कुछ खिला देती। दोनों में क्षमा करना, माँ बेटी का सा प्रेम था। मुकदमे की कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। दोनों पक्ष के वकीलों की बहस हो चुकी थी। केवल फैसला सुनना बाकी था। आज उसकी तारीख थी। आज बड़े सवेरे घर के सभी काम धंधों से फुर्सत पाकर दैनिक पत्र वालों को की आवाज़ पर कान लगाए बैठी थी, मानो आज उसी के भाग्य का निर्णय होने वाला। इतने में देवी दीन ने पत्र लाकर उसके सामने रख दिया। जालपा पत्र पर टूट पड़ी और फैसला पढ़ने लगी। फैसला क्या था? एक ख्याली कहानी थी जिसका प्रधान नायक रमा था। जज ने बार बार उसकी प्रशंसा की थी। सारा अभियोग उसी के बयान पर अवलंबित था। देवी दीन ने पूछा, फैसला छपा है? जालपा ने पत्र पढ़ते हुए कहा, हाँ है। तो किसकी सजा हुई? कोई न छूट सका। एक को फांसी की सजा मिली, 5 को 10-10 साल और 8 को 5 साल की। उसी दिनेश को फांसी हुई। यह कहकर उसने समाचार पत्र रख दिया और एक लंबी सांस लेकर बोली, इन बेचारों के बाल बच्चों का न जाने क्या होगा। देवी दी ने तत्परता से कहा, तुमने जिस दिन मुझसे कहा था उसी दिन मैंने इन बातों का पता लगाया था। 8 आदमियों का तो अभी तक ब्याह नहीं हुआ और उनके घर वाले मजे में हैं। किसी बात की कोई तकलीफ नहीं। 5 आदमियों का विवाह तो हो गया है पर खुश हैं। किसी के घर रोजगार होता है, कोई जमींदार है, किसी के बाप चचा नौकर हैं। मैंने कई आदमियों से पूछा, यहाँ कुछ चंदा भी किया गया है। अगर उनके घर वाले चाहें तो दे दिया जाएगा। खाली दिनेश तबाह है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुढ़िया माँ है, औरत है। यहाँ किसी सयाल में मास्टर था, एक मकान किराए पर लेकर रहता था। उसकी खराबी है। जालपा ने पूछा, उसके घर का पता लगा सकते हो? उसके घर का पता लगा सकते हो? हाँ, इसमें कौन सी मुश्किल है। जालपा ने याचना भाव से, तो कब तक चलोगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभी वक्त है, चलो जरा देखें। देवी दीन ने आपत्ति करके कहा, पहले मैं देखाऊं, इस तरह मेरे साथ कहाँ कहाँ दौड़ती फिरोगी। जालपा ने मन को दबाकर लाचारी से सिर झुका लिया और कुछ न बोली। देवी दीन चला गया। जालपा फिर समाचार पत्र देखने लगी। उसका सारा ध्यान दिनेश की ओर था। बेचारा फांसी पा जाएगा। जिस वक्त उसे फांसी का हुक्म हुआ होगा उसकी क्या दशा हुई होगी। उसकी बूढ़ी माँ और स्त्री यह खबर सुनकर छाती पीटने लगी होंगी। बेचारा स्कूल मास्टर ही था, मुश्किल से रोटियां चलती होंगी और क्या सहारा होगा। उसकी विपत्ति की कल्पना करके रमा के प्रति उत्तेजना और घृणा हुई।
वह उदासीन न रह सकी। उसके मन में ऐसा उद्वेग आया कि इस समय ही जाऊं और रमानाथ को धिक्कारूं। तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में राक्षस हो, इतने नीच हो कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तुम आज कमीने से कमीना आदमी भी तुम्हारे ऊपर थूक रहा है। तुम्हें किसी ने पहले ही क्यों न मार डाला। इन आदमियों की जान तो जाती ही, पर तुम्हारे मुख में कालिक तो न लगती। तुम्हारा इतना पतन कैसे हुआ। जिसका सच्चा पिता ईमानदार हो वह इतना लोभी, इतना कायर। शाम हो गई पर देवी दीन न आया। जालपा बार बार खिड़की पर खड़ी होकर उधर देखती, पर देवी दीन का पता न था। धीरे धीरे 8 बज गए और देवी लौटा न। सहसा एक मोटर द्वार पर आकर रुकी और रमा ने उतरकर जग्गो से पूछा, सब कुशल मंगल है ना दादी? दादा कहाँ गए? जग्गो ने एक बार उसकी ओर देखा और मुंह उधर कर लिया। केवल इतना बोली, कहीं गए होंगे, मैं नहीं जानती। रमा ने सोने की 4 चूड़ियां जेब से निकालकर जग्गो के पैरों पे रख दी और बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ अम्मा, पहन लो। ढीली तो नहीं? जग्गो ने चूड़ियां उठाकर पटक दी और आंखें निकालकर बोली, जहाँ इतना पाप समा सकता वहाँ 4 चूड़ियों की जगह नहीं है। भगवान की दया से बहुत चूड़ियां पहन चुकी हूँ और अभी भी 1.5 सेर सोना पड़ा होगा, लेकिन जो खाया पहना अपनी मेहनत की कमाई से। किसी का गला नहीं दबाया, पाप की गठरी सिर पर नहीं लादी, ना ही नीयत बिगाड़ी। उस कोख में आग लगे जिसने तुम जैसे कपूत को जन्म दिया। यह पाप की कमाई लेकर तुम बहू को देने आए होगे। तुम समझते होगा तुम्हारी थैली देकर लट्टू हो जाएगी। इतने दिन साथ रहकर भी तुम्हारी लोभी आंखें उसको पहचान न सकी। तुम जैसे राक्षस उस देवी की योग्य ना थे। अगर तुम कुशल चाहते हो तो इन्हीं पैरों से लौट जाओ। सामने जाकर क्यों अपना पानी उतरवाओगे? आज पुलिस के हाथों जख्मी होकर मार खाकर आए होते, तुम्हें सजा हो गई होती, तुम जेल में डाल दिए गए होते तो बहू तुम्हारी पूजा करती, तुम्हारे चरण धोकर पीती। वह उन औरतों में है जो चाहे मजदूरी करे, उपवास करे, चिथड़े पहने, पर किसी में बुराई नहीं देख सकती। अगर तुम मेरे लड़के होते तो मैं तुम्हें जहर दे देती। क्यों मुझे खड़े जला रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ नहीं जानती और ना मैं तुमसे कुछ लेती हूँ। रमा ने सिर झुकाए चुपचाप चला गया और सब सुनता रहा। तब आहा स्वर से बोला, दादी मैंने बुराई की है, इसके लिए मरते दम तक लज्जित रहूंगा, लेकिन तुम मुझे जितना नहीं समझती हो उतना मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हें मालूम होता कि पुलिस ने मेरे साथ कैसी कैसी सख्तियाँ की, कैसी धमकियाँ दी, तो तुम मुझे राक्षस न कहती। जालपा की कानों में भी यह भड़क पड़ी। उसने जीने से देखा रमानाथ खड़ा था। सिर पर बनारसी साफा बंधा हुआ था, रेशम का बढ़िया कोट, आंखों पर सुनहली ऐनक। इसी 1 महीने में उसकी देह निखर आई, रंग भी अधिक गोरा हो गया। ऐसी कांति उसके चेहरे पर कभी न थी। उसके अंतिम शब्द जालपा के कान में पड़े, बाज की तरह धम्म धम्म करती हुई नीचे और जहर बुझे शब्द बाणों से उसको आहत करके बोली, अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने आप को मनुष्य कहने का अधिकार नहीं। क्या शक्तियाँ की थी, जरा सुनो। लोगों ने हंसते हंसते सिर कटा लिए। अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, पर सच्चाई से जौ भर भी नहीं हिले। तुमने तो हद कर दी। तुम भी तो आदमी हो, तुम धमकियों में क्यों आएंगे? क्यों नहीं छाती खोलकर खड़े हो गए कि लो मार दो इसी गोली? पर मैं झूठ न बोलूँगा। क्यों नहीं सिर झुका दिया? देह के भीतर इसके लिए आत्मा रखी है, देह उसकी रक्षा करे, इसलिए नहीं कि उसका सर्वनाश कर दे। इस पाप का क्या पुरस्कार मिला, जरा मालूम तो होए। रमा ने दबी आवाज में कहा। अभी तो कुछ नहीं, जलपा ने सरपणी की बात फुफकार कर कहा। यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ईश्वर करे तुम्हारे मुंह में कालिक लगाकर भी तुम्हें कुछ ना मिले। मेरे सच्चे दिल से यही प्रार्थना है। तुम जैसे मोम के पुतलों को पुलिस वाले कभी नाराज ना करेंगे। तुम्हें कोई जगह मिलेगी जरूर, और शायद अच्छी जगह मिले, मगर तुम जिस जाल में फंसे हो ना, उसमें से निकल नहीं सकते। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जाओ, शौक से जिंदगी के सुख लूटो। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था और फिर कहती हूँ कि तुमसे मेरा कोई नाता नहीं। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए हो, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई। बस जाओ, मैं औरत हूँ। अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप करवाना चाहे तो चाहे उसी समय मार डाले, अपनी गर्दन पर छुरी चला लूंगी। तुम क्या औरतों के बराबर भी हिम्मत नहीं रखते? रमा ने भिक्षुकों की बात गिड़गिड़ाकर कहा। तुम मेरा कोई उज्र न सुनोगी? जालपा ने अभिमान से कहा। नहीं, मैं तो अपने मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊं। तुम्हारी खुशी, मुझे क्षमा न करोगी?
रमा एक क्षण सिर झुकाए खड़ा रहा, तब धीरे धीरे बरामदे के नीचे जाकर जग्गो से बोला, दादी दादा आए तो कह देना मुझे जरा देर मिलने, जहाँ कहें वहाँ आ जाओ। जग्गो ने कुछ पिघल कर कहा, कल यहीं चले आना। रमा ने मोटर पर बैठते हुए कहा, अब यहाँ ना आऊँगा दादी। मोटर चली गई तो जालपा ने कुत्सित भाव से कहा, मोटर दिखाने आए थे, जैसे खरीद के लाए हो। जग्गो ने भर्त्सना की, तुम्हें इतना बेलगाम ना होना चाहिए बहू, दिल पर चोट लगती है तो आदमी को कुछ नहीं सोचता। जालपा ने निष्ठुरता से कहा, ऐसे हयादार नहीं है दादी, इसी सुख के लिए तो आत्मा भेजी है, उनसे यह सुख भला क्या छोड़ा जाएगा। पूछा नहीं, दादा से मिलकर क्या करोगे? वह होते तो ऐसी फटकार सुनाते कि पूछो ना। तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे मुंह से ऐसी बातें ना निकलती। तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है, दूसरा मर्द होता तो इस तरह चुपचाप सुनता ना। मैं तो थर थर काँप रही थी, कहीं तुम्हारे ऊपर हाथ न चला दे, मगर है बड़ा गमखोर। जालपा ने उसी निष्ठुरता से कहा, इसे गमखोरी नहीं कहते हैं, बेहयाई कहते हैं। देवीदीन ने आकर कहा, क्या भैया यहाँ आए थे? मुझे मोटर से रास्ते में दिखाई दिए। जग्गू ने कहा, हाँ आए थे, कह गए हैं दादा मुझसे जरा मिल लें। देवीदीन ने उदासीन होकर कहा, कहाँ मिल लूँगा, यहाँ कोई बातचीत हुई? जग्गू ने कहा, बातचीत क्या हुई, मैंने पहले पूजा की। मैं तो चुप हो गई, पर बहू ने अच्छी तरह से माला पहनाई। जालपा सिर नीचा करके बोली, आदमी जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जग्गू अपना ही समझकर तो मिलने आए थे। जालपा, कोई बुलाए ने तो ना गया था? कुछ दिनेश का कुछ पता चला दादा? देवीदीन, हाँ सब पूछा है, हावड़े में घर है, पता ठिकाना मालूम हो गया है। जालपा ने डरते डरते कहा, इस वक्त चलोगे या कल किसी वक्त? देवीदीन, तुम्हारी जैसी मर्जी, जी चाहे इसी वक्त चलो, मैं तैयार हूँ। जालपा, थक गए होंगे। देवीदीन, इन कामों में थकावट नहीं होती बेटी। 8 बज गए। सड़कों पर मोटरों का तांता बंधा हुआ था। सड़क की दोनों पटरियों पर हजारों स्त्री पुरुष बने ठने हंसते बोलते चले जा रहे थे। जालपा ने सोचा, दुनिया कैसी अपने अपने रंग में मस्त है, जिसे उसके लिए मरना हो मरे, वह अपनी टेव न छोड़ेगी। हर एक आदमी अपना छोटा सा मिट्टी का घरौंदा बनाए हुए बैठा है, देश बह जाए उसे परवाह नहीं, उसका घरौंदा बचा रहे, उसके स्वार्थ में बाधा न पड़े। उसका भोला हृदय बाजार को बंद देखकर खुश होता। सभी आदमी शोक से सिर झुकाए त्योरियां बदले नजर में दुखी नजर आते। सभी के चेहरे के भीतर की जलन से लाल चेहरे वह देखती तो सुकून मिलता। वह न जानती थी कि जनसागर में ऐसी छोटी छोटी कंकड़ियां गिरने से एक हल्का सा हिलोर भी नहीं उठता। आवाज़ तो बड़ी दूर की बात है। रमा मोटर पर चला तो उसे कुछ न सूझा, कुछ समझ में न आया, कहाँ जा रहा है। जाते वक्त उसके लिए रास्ते अनजाने हो गए। उसे जालपा पर क्रोध न था, जरा भी नहीं। जग्गू पर भी उसे क्रोध न था। क्रोध था तो अपनी दुर्बलता पर, अपनी स्वार्थ लोलुपता पर, अपनी कायरता पर। पुलिस के वातावरण में उसका औचित्य ज्ञान भ्रष्ट हो गया था। वह कितना बड़ा अन्याय करने जा रहा है। उसे केवल उस दिन का ख्याल आया जब जालपा ने समझाया था कि फिर यह शंका मन में नहीं उठनी चाहिए। अफसरों ने बड़ी बड़ी आशंकाएं बंद कर उसे बहला रखा। वह कहते हैं, जब अजी बीवी की कुछ फिक्र ना करो, जिस वक्त तुम एक जड़ाऊ हार लेकर पहुंचोगे और रुपयों भरी थैली नज़र कर दोगे, बेगम साहब का सारा गुस्सा भाग जाएगा। अपने सूबे में किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाओगे, आराम से जिंदगी कटेगी। कैसा गुस्सा! कितनी ही आंखें देखी गई, मिसालें दी गई। रमा चक्कर में फंस गया। फिर उसे जालपा से मिलने का अवसर न मिला। पुरस का रंग जमता रहा। आज वह जड़ाऊ हार जेब में रखे जालपा को अपनी विजय की खुशखबरी देने आया था। वह जानता था जालपा कुछ नाव भाव सिकोड़ेगी, पर यह जानता था कि यह हार देकर वह खुश हो जाएगी। कल ही संयुक्त प्रांत के होम सेमेस्ट्री के नाम कमिश्नर पुलिस का उसे पत्र मिल जाएगा। 2-4 दिन यहाँ खूब सैर की राह कर घर की राह लेगा। देवीदीन और जग्गू को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था। उनका एहसान वह कैसे भूल सकता था। यही मंसूबे बांधकर वह जालपा के पास गया था। जैसे कोई भक्त फल और नैवेद्य लेकर देवता की उपासना करने जाए, पर देवता ने वरदान देने के बदले उसका थाल ठुकरा दिया। उस नैवेद्य की ओर ताकने का उसका साहस न था। उसने सोचा, इसी समय जज साहब से मिल लूं और सारी बात कह दूं। क्या जज साहब अपना फैसला नहीं बदल सकता? अभी तो सभी मुलजिम हवालात में ही हैं। पुलिस वाले खूब दांत पीसेंगे, खूब नाचेंगे, शायद मुझे कच्चा ही खा जाएं या खा जाएं। इसी दुर्बलता ने तो मेरे मुंह में कालिक लगा दी।
जालपा की वह क्रोधोन्मुख आभा उसकी आंखों के सामने फिर आई। ओह, कितने गुस्से में थी। मैं जानता था वह इतना बिगड़ेगी। चाहे दुनिया से इधर उधर हो जाती, अपना बयान बदल देता। बड़ा चकमा दिया इन पुलिस वालों ने। अगर कहीं जज से कुछ नहीं सुना और मुजरिमों को बरी न किया तो जालपा मेरा मुंह ना देखेगी। मैं उसके पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? फिर जिंदा रह के ही क्या करूंगा? किसके लिए? उसने इधर मोटर रोकी और इधर उधर देखने लगा। कुछ समझ में ना आए कहाँ जाए। सहसा एक चौकीदार नजर आया। उसने उसे जज साहब के बंगले का पता पूछा तो चौकीदार हंसकर बोला, हुजूर तो बहुत दूर निकल आए, यहाँ से 6-7 मील से कम न होगा। उधर चौरंगी की ओर रहते हैं। रमा चौरंगी का रास्ता पूछकर फिर चला। 9 बजे उसने सोचा जज साहब बड़े जज साहब से मुलाकात न हुई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बिना मिले हटूंगा नहीं। अगर उन्होंने सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो कल हाई कोर्ट के जजों से कह दूंगा। कोई तो सुनेगा। सारा वृत्तांत समाचार पत्रों में छपवा दूंगा। तब तो सबकी आंखें खुलेंगी। मोटर 30 मील की चाल से चल रही थी। 10 मिनट में ही चौरंगी आ गया। यहाँ अभी तक चहल पहल थी, मगर रमा उसी झन्नाटे में मोटर लिए जाता था। सहसा एक पुलिसमैन ने लाल बत्ती दिखाई। वह रुक तो गया और बाहर सिर निकाल कर देखा तो वही दरोगा जी। दरोगा ने पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं गए? इतनी तेज मोटर न चलाया कीजिए, कोई वारदात हो जाएगी। कहिए बेगम साहब से मुलाकात हुई? मैंने तो समझा था वह आपके साथ होंगी। खुश तो खूब हुई होंगी। रमा को ऐसा क्रोध आया कि मूछें उखाड़ लूं, पर बात बनाकर बोला, जी हाँ, बहुत खुश हुई। मैंने कहा था ना, औरतों की नाराजगी की वही दवा है। आप कहाँ पे जाते थे? मेरी हिमाकत थी। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एक बाजी ताश उड़े, जरा सुरूर जमे डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर साहब आएंगे। जोहरा को बुलवा लेंगे। 2 घड़ी की बहार रहेगी। अब आप मिसेज रमानाथ को बंगले पर ही क्यों नहीं बुला लेते? वह उस खटी के घर में पड़ी हुई हैं। रमा ने कहा, अभी तो मुझे एक ज़रूरत से दूसरी तरफ जाना है। आप मोटर ले जाएं, मैं पाँव चला जाऊंगा। दरोगा ने मोटर के अंदर जाकर कहा, नहीं साहब, मुझे कोई जल्दी नहीं। आप जहाँ चलना चाहे चलिए, मैं जरा भी मुलिक ना होऊंगा। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, लेकिन मैं अभी बंगले पर नहीं जा रहा। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जरा भी मुलिक ना होऊंगा। वही बेगम साहब। रमा ने बात काट कर कहा, जी नहीं, वहाँ मुझे नहीं जाना। दरोगा, तो क्या कोई दूसरा शिकार है? पर बंगले पर आज कुछ कम बहार न होगी। वहीं आपके दिल बहलाव का कुछ सामान हाजिर हो जाएगा। रमा ने एक बारगी आंखें लाल करके कहा, क्या आप मुझे सोहदा समझते हैं? मैं इतना जलील नहीं हूँ। दरोगा ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा साहब, गुनाह माफ़ कीजिए, अभी आप से कभी ऐसी गुस्ताखी न होगी। रमा ने होठ चबाकर कहा, बेहतर हो कि आप मेरे फायदे का इतना ख्याल ना करें। आप लोगों ने मुझे मटिया मेट कर दिया और अभी भी मेरा गला नहीं छोड़ते। मुझे अब अपने हाल पर मरने दीजिए। मैं इस गुलामी से तंग आ गया हूँ। माँ के पीछे पीछे चलने वाला बच्चा मैं नहीं बनना चाहता। आप अपनी मोटर चला चाहे थे शौक से ले जाइए। मोटर की सवारी और बंगले में रहने के लिए 15 आदमियों को कुर्बान करना पड़ा है। कोई जगह पा जाऊँ तो शायद 1500 आदमियों को कुर्बान करना पड़े। मेरी छाती इतनी मजबूत नहीं है। आप अपनी मोटर ले जाइए। यह कहता हुआ मोटर से उतर पड़ा और जल्दी से आगे बढ़ा। दरोगा ने कई बार पुकारा, जरा सुनिए, बात तो सुनिए, लेकिन उसने पीछे फिरकर नहीं देखा। जरा और आगे चलकर वह एक मोड़ से मुड़ गया। इसी सड़क पर जज साहब का बंगला था। सड़क पर कोई आदमी न था। रमा कभी इस पटरी पर कभी उस पटरी पर जाकर बंगलों के नंबर पढ़ता चलता। सहसा एक नंबर देखकर वह रुका। 1 मिनट तक खड़ा देखता रहा। कोई निकले तो उससे पूछूं साहब हैं या नहीं। अंदर जाने की हिम्मत न पड़ी। ख्याल आया, जज साहब ने पूछा, तुमने झूठी गवाही दी तो क्या जवाब दूंगा? यही कहना कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती गवाही दिलवाई, प्रलोभन दिया, धमकी दी। लज्जास्पद बात है। अगर वह पूछे कि तुमने केवल 2-3 साल की सजा से बचने के लिए इतना बड़ा कलंक ले लिया, इतने आदमियों की जान लेने पर उतारू हो, उस वक्त तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तो उसके सामने मेरा क्या जवाब होगा? खामखा लज्जित होना पड़ेगा, बेवकूफ़ बनाया जाऊंगा। वह लौट आया। इस लज्जा का सामना करने को उसमें सामर्थ्य न था। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है। जो काल से भी नहीं डरते वे लज्जा से डरते हैं। लाज की रक्षा के लिए तो बड़े बड़े राज्य मिट गए, नदियां बह गई रक्त की, और प्राणों की होली खेली गई। उसी लाज ने आज रमा के भी पग रोक लिए। शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत न होता। रमा आधी रात गए सोया। 9 बजे दिन में नींद खुली। वह स्वप्न देख रहा था, दिनेश को फांसी हो रही। सहसा एक स्त्री तलवार लिए हुए फांसी की ओर दौड़ी और फांसी की रस्सी काट दी। चारों ओर हलचल मच गई। वह औरत जालपा थी। जालपा को लोगों ने घेर कर पकड़ना चाहा, पर वह पकड़े में ना आ रही थी। कोई उसके सामने जाने का साहस न कर रहा था।
तब उसने एक छलांग मारकर रमा के ऊपर तलवार चलाई। रमा घबराकर उठ बैठा तो दरोगा और इंस्पेक्टर कमरे में खड़े थे और डिप्टी साहब आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे, सिगार पी रहे थे। दरोगा ने कहा, आज तो आप खूब सोए बाबू साहब, कल कब लौटे थे? रमा ने कुर्सी पर बैठकर कहा, जरा देर बाद आया था। इसी मुकदमे की अपील तो हाई कोर्ट में ना होगी? इंस्पेक्टर, अपील क्या होगी? जाब्ते की पाबंदी होगी। आपने मुकदमे को इतना मजबूत कर दिया है कि अब किसी के हिलाए नहीं हिल सकता। हलफ से कहता हूँ, आपने कमाल कर दिया। आप उधर से बेफिक्र हो जाइए। हाँ, जब तक फैसला न हो जाए यह मुनासिब होगा कि आप अपनी हिफाजत का ख्याल रखिए। इसीलिए पहरे का इंतजाम कर दिया गया है। इधर हाई कोर्ट का फैसला हुआ, उधर आपको जगह मिली। डिप्टी साहब ने सिगार का धुआं फेंक कर कहा, यह DO कमिश्नर साहब ने आपको दिया है, जिसमें आपको कोई तरह का शक ना हो। देखिए, यूपी के होम सेक्रेटरी के नाम है। आप वहाँ यह DO दिखाएंगे, वह आपको कोई अच्छी जगह दे देगा। इंस्पेक्टर, कमिश्नर साहब आपसे बहुत खुश हैं। हलफ से कहता हूँ, डिप्टी बहुत खुश है। वह यूपी को अलग डायरेक्ट चिट्ठी भी लिखेगा। तुम्हारा भाग्य खुल गया। यह कहते उसने DO रमा की तरफ बढ़ा दिया। रमा ने लिफाफा खोल कर देखा और एकाएक उसको फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। तीनों आदमी विस्मय से उसका मुंह ताकने लगे। दरोगा ने कहा, रात बहुत पी गए थे क्या? यह आपके हक में अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, कमिश्नर साहब को मालूम हो जाएगा तो बहुत नाराज होंगे। डिप्टी, इसका कुछ मतलब हमारे समझ में नहीं आया। इसका क्या मतलब है? रमा, इसका मतलब है कि मुझे इस DO की नौकरी की जरूरत नहीं और ना नौकरी चाहता हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। डिप्टी, जब तक कोई फैसला न हो जाए तब तक आप कहीं नहीं जा सकता। रमा, क्यों? डिप्टी, कमिश्नर साहब का यही हुक्म है। रमाना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इंस्पेक्टर, रमा बाबू, आप क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हैं? जो कुछ होना था हो गया। 10-5 दिन में हाईकोर्ट से फैसला आ जाएगा। आपकी बेहतरी इसी में है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। आराम से जिंदगी के दिन बसर कीजिए। खुदा ने चाहा तो एक दिन आप भी किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा कि अफसरों को नाराज़ कीजिए और कैद की मुसीबतें झेलिए। हलफ से कहता हूँ, अफसरों की जगह जरा सी निगाह बदल जाए तो आपका कहीं पता न लगे। हलफ से कहता हूँ, एक इशारे पर आपको 10 साल की सजा हो जाए। आप हैं किस ख्याल में? हम आपके साथ शरारत नहीं करना चाहते। अगर आपको हमें सख्ती करने पर मजबूर करेंगे तो हम सख्ती करेंगे। जेल को आसान न समझिएगा। खुदा दोजख में ले जाए पर जेल की सज़ा न दिलाए। मार धाड़, गाली गुप्तारी वहाँ की मामूली सज़ा है। चक्की में जोत दिया जाता है, मौत ही आ जाती है। हलफ से कहता हूँ, दोजख से बदतर है जेल। दरोगा, ये बेचारी अपने बेगम साहब से मजबूर हैं। वह शायद इनके जान की गाहक हो रही हैं। उनको इनकी कोर दबती है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? कल तो वह हार दिया था ना, फिर राजी ना हुई? रमा ने कोट की जेब से हार निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, यह वह हार रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, अच्छा, इसे उन्होंने कबूल नहीं किया। डिप्टी, कोई प्राउड लेडी है। इंस्पेक्टर, उनकी कुछ भी मिजाज पुरसी करने की जरूरत नहीं। दरोगा, यह तो बाबू साहब के रंग ढंग और सलीके पर मनुहार हैं। अगर आप खामखा में मजबूर न करेंगे तो हम आपके पीछे ना पड़ेंगे। डिप्टी, उस खटिक से भी मुचालका ले लेना चाहिए। रमा के सामने एक नई समस्या आ गई, पहले से कहीं जटिल, कहीं भीषण। संभव था वह अपने कर्तव्य की वेदी पर बलिदान कर देता अपने आप को। 2-4 साल की सजा के लिए अपने आप को तैयार कर लेता। शायद इस समय उसको आत्मसमर्पण का निश्चय कर लेना चाहिए था, पर अपने साथ जालपा को भी संकट में डालने का साहस वह किसी तरह नहीं कर सकता था। वह पुलिस के पंजे में कुछ इस तरह दब गया कि अब उसे कोई बेदाग निकल जाने का मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके मिजाज की तेजी गायब हो गई। विवश होकर बोला, आखिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देख आंखें मारी, मानो कह रहे हो आ गया पंजे में, और बोला, बस इतना ही कि आप हमारे मेहमान बने रहे, मुकदमे को हाई कोर्ट में तय हो जाने दें, उसके बाद यहाँ से रुखसत हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार न होंगे। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट लेना हो तो वो दे दी जाएगी, लेकिन उसे लेने या न लेने का आपका पूरा अख्तियार है। आप अगर होशियार हैं तो उससे लेकर फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो इधर उधर धक्के खाएंगे। आपके ऊपर गुनाह बेइज्जत मसल सादिक आएगी। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। बाहलफ आपसे कहता हूँ, हर एक चीज़ जिसकी आपको ख्वाहिश है यहाँ हाजिर कर दीजिएगा, लेकिन जब तक मुकदमा ख़त्म ना हो जाए आप आज़ाद नहीं हो सकते। रमानाथ ने दीनता के साथ पूछा, सैर करने तो जा सकता हूँ या वो भी नहीं? इंस्पेक्टर ने 2 सूत्रों से कहा, जी नहीं। दरोगा ने उस सूत्र की व्याख्या की, आपको वह आज़ादी दी गई थी पर आपने उसका बेजा इस्तेमाल किया। जब तक इसका इत्मीनान न हो जाए कि आप उसका जायज़ इस्तेमाल करेंगे आप यह नहीं कर सकते। दरोगा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मानो इसकी व्याख्या की दाग देनी चाहिए जो उन्होंने
स्वीकार कर ली। तीनों अफसर रुखसत हो गए और रमा एक चिराग जलाकर विकट परिस्थिति पर विचार करने लगा। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे को हाई कोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई। रमा के स्वभाव में फिर वही पहले की सी भीरुता और खुशामद आ गए। अफसरों के इशारे पर नाश्ता, शराब की मात्रा पहले से अधिक बढ़ गई है। विलासिता ने मानो पंजे में दबा लिया। कभी उसके कमरे में एक वैश्या जोहरा भी आती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम न बढ़ जाए। इसका नतीजा इसके सिवा और कुछ न होगा कि रो रो कर जिंदगी काट दूँ। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकती है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत्नारी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वैश्या ही तो ठहरी। बेवफा वैश्या भी कहीं वफादार होती है। रमा ने आपत्ति करा। जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत से लबालब दिल लेकर आते हैं, पर हम उसकी जरा भी कदर नहीं करती। यही बात है ना। रमा, बेशक। माफ़ कीजिएगा, आप मर्दों की तरफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ आप लोग दिल बहलाने के लिए आते हैं, महज गम गलत करने के लिए आते हैं, महज आनंद उठाने के लिए आते हैं। आपको वफा की तलाश नहीं होती तो वहाँ क्यों मिलें। हम जितनी बेचारियाँ मर्दों से बेवफाई और निराशा को प्राप्त करती हैं, अगर आपको पता चले तो आंखें खुल जाएं। हमारी ये भूल है कि तमाश दिनों से हम वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, पर प्यासा आदमी कुएं की तरफ ना दौड़े तो क्या करे। मेरा ख्याल है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा से खुशखबरी दी, आज तो हजरत खूब मजे में आए, बाखुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीवी का नाम न लेंगे। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मज़ा तो तब है कि बीवी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम न रहेगा। मालूम होता है स्वराज्य वालों ने उस औरत को मिला लिया है। ये सब एक ही शैतान है। जोहरा की आमोपरस्त बढ़ने लगी, यहाँ तक कि रमा खुद अपने चकमे में आ गया। उसने जोहरा के प्रति प्रेम जताकर अफसरों की नज़र में अपनी साख जमानी चाहिए, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही उसका प्रेम अभिनय भी प्रेमोन्नत बन बैठा। जोहरा उससे अवफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती। वह जालपा किसी सुंदरी न सही, बातों में उससे कहीं चतुर और हाव भाव में कहीं उससे कुशल, सम्मोहन कला में पटु थी। रमा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुदाई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर तुम मेरी याद करोगी। जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी, यहाँ कोई अच्छी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रमा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहती हो जोहरा, देखो तुम मेरे सिर की कसम खाओ, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो, निकाह के नाम से चिढ़ हो तो ब्याह कर लो, पंडितों को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं क्या कहूँ, अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूँ। रमा ने इस कपट प्रेम का यह परिचय पाकर बेहवल उठा। जोहरा के मुंह से निकल कर इन शब्दों की सम्मोहन शक्ति इतनी बढ़ गई, यह कामिनी जिस पर बड़े बड़े रईस फिदा हैं, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों को बालू ही मिलता है, जिसमें सोने के डले मिल रहे हैं, तो क्या वह परम भाग्यशाली नहीं है। रमा के मन में कई दिनों तक संग्राम होता रहा। जालपा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठोर और कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग पर अपने धर्म और सत्य को लेकर खड़ी हो जाएगी। उसका जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक साध्वी की साधना बनकर रह जाएगा। सात्विक जीवन कभी उसे आदर्श नहीं लगा। साधारण मनुष्यों की तरह वह भी भोग विलास करना चाहता है। जालपा की ओर से हटकर उसने विलासक्त मन को प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा। उसको व्रत धारिणी वैश्याओं के उदाहरण याद आने लगे। जोहरा रोज आती है और बंधन में एक गांठ देकर चली जाती है। ऐसी स्थिति में संयमी युवक का भी आसन डोल जाता। रमा तो विलासी था, अब तक वह केवल इसलिए इधर उधर न भटकता था। ज्यों ही उसके पंख निकले, जलिये ने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ दिन पिंजरे से बाहर रहकर उसने उड़ने का साहस न किया। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्लियों वाला पिंजरा नहीं था, बल्कि गुलाबों से लहराता हुआ बाग था, जहाँ कैद में स्वाधीनता का आनंद था। तो वह इस बाग का क्यों ना आनंद उठाए। रमा ज्यों जोहरा के प्रेम बास में फंसता, पुलिस के अधिकारी उसकी ओर से निशंक होते जाते। उसके ऊपर जो कैद लगाई थी धीरे धीरे ढीली हो रही थी, यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को भी बिठा लिया। जब मोटर देवी दीन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरह भींच लिया कि मानो किसी की नज़र न पड़े। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। जब मन में वह यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह उसे छोड़ना न चाहता था। लज्जा से उसका सिर झुका जाता। वह अपनी दलील अपने ही पक्ष में नहीं सिद्ध कर
उसने सोचा कि मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही कि इनसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय न था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रही थी। सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाट के ऊपर से आते देखा। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे और कृशांगी ऐसी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जा रही थी। उसकी चाल कुछ कुछ जालपा से मिलती थी। जान पड़ी। सोचा, जालपा यहाँ क्या करने आएगी, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई। रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। यह जालपा ही है। उसने खिड़की के बगल से सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई वृद्धा हो, अनाथ हो। न वह कांति, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व,